नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित दुबे है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले 4 क्लासें हो चुकी हैं, आज 5वां क्लास है। लेकिन आज 5वां जो क्लास है, ये पिछली 4 कक्षाओं जो क्लासें हुई उनसे कोरिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ है और किस तरीके से वो भारतीय क्षेत्र में अपनी कंपनी का स्थापित करती है और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में मद्रास में मतलब कहें तो कोई जो हैदराबाद क्षेत्र है जो जिसकी स्थापना चिनकिलिस खान ने 1724 में किया था, उसको विजित करके शुरू करते हैं। उसमें 3 वार लड़े जाते हैं। तीनों वार आपको बता दो कर्नाटक वार के नाम से जाता है, जिसे आंग्ल कर्नाटक संघर्ष कहते हैं या आंग्ल ब्रटिश संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उतना बड़ा नहीं, लेकिन इतना ये बता देना चाहते हैं कि जो पहला संघर्ष शुरू हुआ 1746 से 1748, दूसरा जो संघर्ष शुरू हुआ 1752 से 54 और तीसरा जो है वो 1756 से 1763 तक है। इन इन संघर्षों में एक चीज ये हमें देखने को मिलती है कि फ्रांसीसी जो ब्रिटिश कंपनी के प्रतिस्पर्धा में खड़े थे 1763 के बाद से उनको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। उसी बीच में 1764 में बेदरा का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें डचों को बाहर कर दिया जाता है। तो मतलब एकमात्र कंपनी, एकमात्र ब्रिटिश कंपनी, एकमात्र यूरोपीय कंपनी जो अब भारतीय क्षेत्र में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए सामने भारतीय क्षेत्रों के सामने खड़ी है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज हम जैसे कि इससे पहले हमने बता दिया था हैदराबाद हो चुका है, आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल वैसे तो स्थापित पहले स्वतंत्र हुआ था मुगल साम्राज्य से, लेकिन परतंत्र बाद में हुआ है। पहले परतंत्र कौन हुआ? हैदराबाद। इसलिए हैदराबाद के बाद आज हम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल की बात में सबसे बड़ी बात ये क्या है कि बंगाल का हम इतिहास देख लेते हैं। बंगाल के इतिहास में देखें तो पहली बार सल्तनत काल में ये बंगाल एक सुदृढ़ मतलब एक पूरे क्षेत्र में आता है, लेकिन ये ऐसा पूर्वी क्षेत्र था जो हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखता था। कुछ ना कुछ संघर्षात्मक इसमें विविधताएं हमेशा से रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुगल साम्राज्य में एक होता है, लेकिन जैसे ही केंद्रीय शक्तियां कमजोर होती हैं, जैसे ही मुगल केंद्र कमजोर होता है, वैसे ही एक बार ये फिर अपने आप को आजाद कर देता है। लेकिन उससे पहले ये कहानी ये जान लीजिए कि मुगल क्षेत्र जब कमजोर मतलब कमजोरी का कारण क्या है। 1707 में हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है, जो संशोधनवादी इतिहासकार है उनका मानना है कि जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है वो औरंगजेब के उत्तरार्ध उत्तरार्ध मतलब 1675 के बाद से हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो दक्कन की नीतियों में लग जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद करके रख दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद करके रख दिया। अब हम बात करते हैं, ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा ना फेंकते हुए, बहुत ज्यादा दूर तक विस्तृत नहीं करते हुए आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से पूरा आपका आधुनिक काल, मध्यकाल या प्राचीन काल हो, पूरी तरीके से अपने आप को एक डोमिनेंट क्षेत्र रखता था। हर समय पे उसकी अपनी एक बहुलता रही है, अपनी एक इंपॉर्टेंस रहा है। अब हम बात करते हैं, जब 1700 बंगाल की बात करते हैं, किस तरीके से एक टाइटल अगर इसको बताना हो, एक अच्छा टाइटल, वैसे तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि ब्रिटिश कंपनी का स्थापना बंगाल में, अगर हमारा टाइटल लेना हो तो बंगाल स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर। मतलब 1722 में मुर्शीद कुली खां मोहम्मद शाह के टाइम काल में वो क्या करता है, बंगाल को आजाद कर लेता है। लेकिन उसको थोड़ी सी पहले घटना मुर्शीद कुली खां के बारे में ये भी जान लेना है कि किस तरीके से मुर्शीद कुली खां बंगाल में अपनी शासन शक्ति को स्थापित करता है। तो 1700 में मतलब औरंगजेब अपने मृत्यु के 7 साल पहले, आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तो पहली बार 1700 में औरंगजेब मुर्शीद कुली खां को मुर्शीद को क्या बनाता है, दीवान। एक चीज, दो चीजें आपको याद रखनी, एक दीवान होता था, दीवानी राजस्व सेवा शुरू था, एक सूबेदार होता था। तो दीवानी वह संबंधित क्षेत्र था जिसमें राजस्व से काम होता था, और सूबेदार वह क्षेत्र था जो प्रशासनिक मतलब लोक व्यवस्था को बना के रखना, चोरी ना हो, डकैती ना हो, ये जो सारी सुविधाएं होती थी वो सूबेदार करता था। तो लेकिन ये क्या था, दीवान, राजस्व से संबंधित कौन था, मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे परिवर्तित मुगल साम्राज्य बैठते हैं। उन सब के बात नहीं, जो मेन घटना है 1717 में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिश को एक व्यापारिक मैग्ना कार्टा मिल गया, जिसे
1717 में फर्रुखसियर को एक फरमान जारी कर देता है। फरमान जारी ये कर देता है कि 3000 राजस्व के बदले पूरे बंगाल में मुक्त, मतलब चुंगी मुक्त व्यापार का दे देता है। कितने कम में? 1717 में फरमान जारी करता है। फरमान जारी कौन करता है? फर्रुखसियर। 1717 में फर्रुखसियर फरमान जारी करता है। इसके आगे की घटना यह है, और 1717 में दूसरी घटना क्या होती है, जैसे मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें दो चीजें थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था आप नहीं पढ़े, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको कोरिलेट कर दें। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दो चीजें थी। क्या दो चीजें क्या थी? जैसे आज आधुनिक में दो पोस्ट होते हैं। क्या कौन कौन पोस्ट होता है? एक आपके यहाँ सीएम का पोस्ट होता है, एक राज्यपाल का पोस्ट होता है। दोनों का अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर दो पोस्ट होते थे। एक जो प्रशासनिक प्रधान है, एक संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वहां पे एक राजस्व प्रधान होता था, एक प्रशासनिक प्रधान होता था। तो 1717 में ही दूसरी जो घटना होती है, 1717 में ही फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। सूबेदार नियुक्त कौन हो गया? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद खां बहुत लंबा नाम है, इतना लंबा नाम ले रहे। तो मुर्शीद खां क्या होता है? 1717 में सूबेदार भी नियुक्त हो जाता है। और इसकी जो राजधानी थी 1717 में कहा था, मुंगेर से ढाका, मुंगेर का ढाका, ढाका जो आज बंगाल की राजधानी है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद, दोनों वही है। ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर देता है। कहां ट्रांसफर करता है? ढाका से मुर्शिदाबाद। उसके बाद एक चीज और हो जाती है। एक चीज और क्या होती है कि 1719 में मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का भी कार्यभार सौंप दिया जाता है। एक जैसे आजकल गवर्नर क्या होता है, गवर्नर, एक गवर्नर जो भारतीय गवर्नर होता है वो अन्य राज्यों की भी उस पर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। एक गवर्नर दो तीन राज्यों की जिम्मेदारी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार मुर्शीद कुली खां को 1719 में उड़ीसा की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1719 में किसकी? उड़ीसा की जिम्मेदारी, उड़ीसा की सूबेदारी या कार्यभार, सूबेदारी कार्यभार सौंप दिया गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1723 में 1723 में अलीवर्दी मुर्शीद का एक दामाद होता है। 1723 मतलब 1722 में ये आजाद कर देता है, लेकिन 1723 में मुर्शीद का दामाद, मुर्शीद कुली खां का दामाद, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, और वो बंगाल का नवाब बन जाता है। क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब। अगर अब उसके आगे की घटनाक्रम की बात की जाए तो 1733 में बिहार का कार्यभार भी उसमें जोड़ दिया गया। बिहार का कार्यभार। अब बात की जाए, अब बंगाल कितना बड़ा क्षेत्र हो गया। अगर बंगाल बनाए कितना बड़ा क्षेत्र हो गया, जो आधुनिक बांग्लादेश है, जो आधुनिक बंगाल है, आधुनिक बिहार, असम, ये सारे क्षेत्र मिलाकर जो हमारी बंगाल था उसका निर्माण करते थे। इतना बड़ा क्षेत्र का एक सूबेदार होता था। तो एक पूरा ऐसा क्षेत्र, अब सोचिए कुछ में बांग्लादेश एक अलग से देश बन चुका है। इतना बड़ा फर्क, पूर्वी जिससे बाद में डिवाइडेशन होता है 1905 में, आप देखेंगे जो आगे बताएंगे आने वाली क्लास में कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो क्या बनता है? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल भारत में और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। इससे पहले की एक घटना है 1731 में। 1731 में इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था। अलग का मतलब यह है कि 1731 में मराठे
क्योंकि ये 1722 में बंगाल लगभग लगभग स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब ये हो जाता है कि जो नियुक्तियां करता है वो दिल्ली के मुगल सम्राट से नहीं पूछता है, जो संधियां करता है वो दिल्ली के मुगल सम्राट से नहीं पूछता है। लेकिन ये जो नजराना था, जो वार्षिक कर था, वो लगभग लगातार सुजाउद्दीन के काल तक ये भेजा जाता रहा, मतलब पहुंचता रहा मुगल दरबार में। उसको नहीं बंद किया, लेकिन और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में ये कोई भी क्या कहते हैं वो पूछता ही नहीं था, उनसे कोई आदेश नहीं लेता था, खुद के आदेश जारी कर देता था। तो मराठों से 1731 में लड़ते हैं। उसके दौरान उड़ीसा का कुछ क्षेत्र ये भी शामिल था, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र और 12 लाख कैश। भाई बताओ उस टाइम पे भी देते थे ये लोग 12-12 लाख रुपए। आज कहां सोचो। सब हम लोग बात करें 1731 में, हमारे दादा बाबा बाद में भी बताते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए में बहुत सारा सामान में। 1731 में 12 लाख रुपए ऐसे ही दे देते थे युद्ध हरजाना के रूप में। अब आगे की घटना 1731 तक आपने देख लिया है। I have one question. हम देख चुके हैं कि 1731 में उड़ीसा मराठों के साम्राज्य में चला जाता है, लेकिन अब उसके बाद की घटनाक्रम क्या है। हम देखते हैं कि 1739 में एक आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण, जिसका बार बार काफी चर्चित नाम है। उस पे आपने एक उसके एक वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, उत्तराधिकार, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना होगा। तो अहमद शाह अब्दाली किसका उत्तराधिकारी था? नादिर शाह का। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और करनाल का युद्ध लड़ा जाता है। जो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, करनाल का युद्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल मुगल साम्राज्य का साथ नहीं देता है, बल्कि बंगाल, अवध, रुहेलखंड, रुहेलखंड नहीं देता, वो तो जाके मिल जाता है। बंगाल, अवध, हैदराबाद और मराठे, ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, मतलब लेकिन नादिर शाह के खिलाफ। तो नादिर शाह युद्ध जीत जाता है, वो दिल्ली में रहता है और कत्लेआम कर देता है, क्योंकि यह अफवाह उड़ जाती है कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु नहीं होती है, फिर वो कत्लेआम दे देता है। और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, करनाल का युद्ध लड़ा जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात फिर वही होता है जो अभी तक मुगल साम्राज्य में होता आया था। हम देखते हैं कि 1740 में अलीवर्दी खां का विद्रोह हो जाता है। अलीवर्दी खां का विद्रोह कब होता है? 1740 में। 1740 में अलीवर्दी खां का विद्रोह हो जाता है। 1740 में अलीवर्दी खां का विद्रोह हो जाता है। अलीवर्दी खां कौन था? 1733 में से बिहार का या बंगाल का, बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो 1740 में अलीवर्दी खां विद्रोह कर देता है। विद्रोह में क्या होता है? सरफराज खां, अलीवर्दी खां का विद्रोह, गिरिया का युद्ध। अच्छा, ये विरोध क्या करता है एक्चुअली, होता क्या है 1740 में? विरोध क्या क्यों करता है? मुर्शीद कली खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सरफराज खां जो वहां का नवाब बनता है, लेकिन उसी के विरोध, उसका विरोध करने के लिए अलीवर्दी खां 1740 में क्या करता है? 1740 में
विद्रोह कर देता है, 1740 में विद्रोह कर देता है। उसको मारने के पश्चात 1740 में बंगाल का नवाब बन जाता है। गिरिया के युद्ध के बाद यह बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? सरफराज खान, ये तो लिखना ही भूल गए थे। सरफराज खान को हराकर अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब बन जाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों से यहां युद्ध शुरू है। यहां पे अंग्रेजों से युद्ध शुरू कि 1717 का जो फरमान जारी हुआ था उसमें हमें यह देखने को मिलता, उसमें शब्दावलियां जो थी वो ब्रिटिश अपने अनुसार उनका परिभाषा कर रहे थे। अपने अनुसार उनको क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि इसकी यह परिभाषा होती है, इसका यह मतलब है। मतलब जो व्यापार का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को मिला हुआ था, जो फरमान 1717 में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को जारी किया था, उसका प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी अपने व्यापार के लिए करने लगे थे। यहां तक कि अपने व्यापार के साथ साथ वो उस चार्टर को भारतीय व्यापारियों को भी भेज देते थे, जिससे राज्य को मिलने वाले राजस्व की कमी हो गई। जो राज्य के मिलने वाली राजस्व थी उसकी कमी हो गई। फिर हम देखते हैं अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तब वहां से एक ऐसे नवाब का उद्भव होता है, एक ऐसा नवाब का उद्भव तो बहुत गर्म दिमाग का था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। जिसका नाम था सिराजुद्दौला। 1756 में यह बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन इसका नवाब बनने के लिए भी आगे कांटे थे, जो शुरू से पूरे मध्यकालीन हमें देखने को मिलता है, या पूरे भारतीय साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में हमें देखने को यह मिलता है कि जब कोई भी साम्राज्य राजा बनता था तो उसके खिलाफ उसके रिश्तेदार, उसके सेनापति, उसके बहुत सारे अधिकारी उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार सिराजुद्दौला के खिलाफ भी 3 प्रकार की मोर्चेबंदी हो चुकी थी। पहला कौन था? पूर्णिया का शौकत जंग। अगर दूसरा कौन था, ये इनकी मौसी का बेटा था, छोटी मौसी का बेटा कौन था? पूर्णिया शौकत जंग इनकी मौसी का बेटा था। टांका की घसीटी बेगम, घसीटी बेगम जो ये दावेदार थे बंगाल की नवाबी के, घसीटी बेगम। और एक इनका दीवान राजबल्लभ, दीवान कौन? राजबल्लभ। इनका दीवान कौन था? राजबल्लभ, जो अंग्रेजों का राजभक्त था, प्लस अंग्रेज भी। इस तरीके से हो जाता है। हम देखते हैं कि पूर्णिया शौकत जंग को सिराजुद्दौला शौकत जंग को 1756 में सिराजुद्दौला मनिहारी का युद्ध लड़ता है। कहां का? मनिहारी का युद्ध। 1756 में मनिहारी का युद्ध लड़ता है, जिसमें यह शौकत जंग को पराजित करके मार डालता है, मतलब हत्या कर देता है।
शौकत जंग की हत्या। शौकत जंग की हत्या कर देता है। अब हम बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के लिए कैसे किस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, प्लासी का युद्ध क्यों होता है, उसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि 1756 में तृतीय आंग्ल कर्नाटक संघर्ष भी शुरू हो चुका है। तो क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी जो है और फ्रांसीसी कंपनी जो है, जो बंगाल में उनकी कंपनियां हैं, बंगाल में जो उनकी कोठियां हैं, उसका दुर्गीकृत करने लगते हैं, उनके परकोटों पर तोप चढ़ाने लगते हैं। परकोटे का मतलब ऊपर ऐसा क्षेत्र होता था जहां पर तोप रखने की सुविधा होती थी, जो मीनार टाइप का बना होता था। तो वहां पर परकोटों पर कब शुरू कर देते हैं? 1756 में। एक घटना दूसरे घटना से कोरिलेट है, इतिहास का पढ़ने का यही सही तरीका है। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, और 1756 से 1763 आंग्ल कर्नाटक का तीसरा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक वार, आर्य कर्नाटक का तीसरा युद्ध इसी समय लड़ा जा रहा है। तो मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धा को दिखा रही हैं। जो युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा है वही युद्ध अब भारत में भी लड़ा जा रहा है, और ये अपने अपने कोठियों को सुदृढ़ या मतलब सुरक्षित बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि 1756 में बंगाल में जो इनकी कोठियां थी वहां पर उसका दुर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? अब भाई 1756 में आंग्ल कर्नाटक युद्ध हम देखते हैं कि बार बार फ्रांसीसी हारते रहे। तो 1763 में क्या होता है? पेरिस संधि के माध्यम से इनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। इनको सिर्फ कह दिया जाता है कि आप यहाँ पे सिर्फ व्यापार करोगे, आप ना यहाँ पे सेना रखोगे, ना आप यहाँ पे कोई दुर्गीकृत करोगे। ठीक है, तो इनका तो मैटर खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, किस तरीके से प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो हम देखते हैं नवाब जो है, जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, वो अंग्रेजों से किलाबंदी की कहता है कि किलाबंदी मत करो। वो कहता है भैया हमारे क्षेत्र में किलाबंदी ना करो। हाँ, वो किलाबंदी के लिए मना कर देता है। दूसरा दूसरा इशू क्या होता है? आपने दीवान राज वल्लभ, इससे पहले हमने बताया था, तो जो राज वल्लभ था उसका पुत्र था एक, जो इसके यहां था, उसका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास को अंग्रेजों का संरक्षण मिला हुआ था, अंग्रेजी संरक्षण में था कृष्णदास। कहा था? कृष्णदास अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हुआ था। फिर हम देखते हैं 20 जून 1756 को, कब? 20 जून 1756 को बंगाल का नवाब क्या करता है? आक्रमण कर देता है फोर्ट विलियम, जिसको मिला था वहां पे फोर्ट विलियम का स्थापना की, फोर्ट विलियम को। फिर 1756 फोर्ट विलियम में, ये 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, और जितने भी यहां पे अधिकारी थे वो सारे भाग जाते हैं।
एक द्वीप पर शरण लेते हैं, उसमें से कुछ लोगों को कहा जाता है कि पकड़ लिया जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे एक ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना। हाँ, जिसे हाल एक पत्रकार था हालवेड, उसने पूरा सुनाया हुआ था। तो ब्लैक होल की घटना भी यही सुनाई देती है। जे जेड हालवेड ब्लैक होल कब्जा करने के बाद यहां पे ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, ब्लैक होल वो आपका भूगोल वाला नहीं, ये इतिहास वाला मनगढ़ंत कहानी जिसे कहते हैं। क्योंकि तत्कालीन इतिहासकारों ने इस प्रकार की कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया है। तत्कालीन वाकयात एक किताब है बंगाली लिखा, बंगाल के इतिहास में लिखा गया, नाम नहीं याद आ रहा है। तो मनगढ़ंत कहानी बताओ, उस किताब में इसका कोई वर्णन नहीं है। जिसने मनगढ़ंत कहानी बताया उसका भी नाम लिख ले। उसका नाम था जे जेड हालवेड। ठीक है, जे जेड हालवेड उसका नाम था। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कि जनवरी 1757, जब ये भाग जाते हैं तो फ्रांस में, अब उस समय फ्रांस का दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा है। सारी सेना इनकी कहां है, वहां पे मद्रास में, हैदराबाद सेक्टर में सारी सेना वहां है। तो 17 जनवरी 1757 में वहां से दो अधिकारी चलते हैं, एक वाटसन और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव 17 जनवरी 1757 में चलते हैं, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, और ये पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। कहां अधिकार कर लेते हैं, कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। ये जब कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, हाँ, आप लोगों ने सुना है एक अली नगर की संधि होती है। अली नगर की संधि आप लोगों ने नाम सुना होगा। हम देखते हैं कि फरवरी 1757 में, कब, फरवरी 1757 में अली नगर की संधि होती है। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है, और जो 1717 के फरमान के द्वारा व्यापारिक अधिकार दिए गए थे ब्रिटिशों को, वह पुनः वापस कर दिए जाते हैं। तो कौन, जो व्यापारिक अधिकार उनको दिए गए थे वह पुनः वापस कर दिए जाते हैं। इस संधि की कुछ बातें लिख लेते हैं, तो शार्ट में लिखूंगा थोड़ा सा। पुराने व्यापारिक अधिकार, पुराने व्यापारिक अधिकार, पहला, सिक्के ढालने का जो मिला हुआ था, सिक्का वैल्यूएबल, सिक्के ढालने का अधिकार, सिक्के ढालने का अधिकार, और तीसरा, युद्ध की क्षतिपूर्ति, युद्ध की क्षतिपूर्ति भी इन्हें दी जाती है। अब इतना होने के बावजूद भी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके खुरापाती दिमाग में ये आया कि अगर सिराजुद्दौला जैसा अगर साम्राज्य होगा, नवाब होगा, तो हम अपने व्यापारिक मनमानियां नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमें दबा के रखना था। ये अलीनगर की संधि तो हो गई, लेकिन उनको एक ऐसा युद्ध की जरूरत थी जो निर्णायक युद्ध हो। वो, और
जहां पर वो सिराजुद्दौला को हटाकर एक पिट्ठू नवाब को बैठा सके, एक ऐसे नवाब को बैठा सके जो उनकी बातें सुने, जो सिर्फ उनके बारे में कहें। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में 3 लोगों को शामिल किया। 3 लोग कौन शामिल थे? पहला, सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसको शामिल कर लेते हैं। मीर जाफर को जो शामिल करते हैं तो उसे इस बात का लालच देते हैं कि सिराजुद्दौला को हटाकर सिराजुद्दौला के पश्चात उसे ही बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, जिसको बाद वो पूरा भी करते हैं। फिर हम देखते हैं बंगाल का एक बैंकर घराना जगत सेठ, उसको लेते हैं, जो पूरा का पूरा वित्तीय जो कार्यभार था, मतलब ये कहें तो जहां बंगाल का सारा कोष था, जो बंगाल के नवाब के सिक्के छापते थे, जगत सेठ, उसको मिलाते हैं। और तीसरी इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, क्योंकि शौकत जंग तो 1756 में ही निपटा दिया गया है सिराजुद्दौला के द्वारा, तो बचे कौन था? तो 3 लोग जो मुख्य षड्यंत्रकारी रूप में सामने आते हैं, सेनापति मीर जाफर, बंगाल का बैंकर जगत सेठ और सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम। तो इस तरीके से एक पूरा ब्यौरा लेने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव आधमकता है और फिर देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। कहा जाता है कि विश्व में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया जिसके इतने इंपॉर्टेंस हो, इतनी महत्वपूर्ण रहा हो। आप बात कर लेते हैं, तो मेन आज का जो मोटो था, बंगाल स्वतंत्र था, अब धीरे धीरे 1757 में प्रतंत्र होता है, फिर 1764 में पूरी तरीके से प्रतंत्र हो जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो प्लासी का युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। प्लासी का युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। प्लासी का युद्ध 1757, तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। षड्यंत्रकारी का नाम देख लेते हैं, सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ, मौसी घसीटी बेगम, दीवान दुर्लभ राय, और अमीन चंद। ये इतने हैं जो बंगाल के नवाब 1757 प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़े होते हैं और जिसकी परिणति सिराजुद्दौला की हार से होती है। तो 1757 में देखते हैं दूसरी तरफ से जब युद्ध होता है, तो आपको पता है कि 1757 का जो युद्ध का उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करता है, जिसमें नवाब की तरफ से 2 मीर मदान, ये प्लस इसमें ब्रिटिश भी कर दो, कोई खास अंतर है नहीं, एक तरफ, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला प्लस मीर मदान। ये 2 लोग लड़ते हैं, सिराजुद्दौला मीर मदान। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब मीर मदान की टुकड़ी
रॉबर्ट क्लाइव टुकड़ी को विवश कर देती है कि पेड़ों के आड़ में चला पेड़ों के आड़ में चला जाए, मतलब छिप जाए, पेड़ों के पीछे हो जाए। लेकिन मीर मैदान को गोली लगने के पश्चात जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसमें भगदड़ मच जाता है, और जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, जो उसके अंडर में सेना थी, वह सेना लड़ी ही नहीं। और सिराजुद्दौला को कहा गया कि आप भाग जाइए, हम यहां लड़ेंगे। जब ये भागने लगता है तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर का बेटा मीरान हत्या कर देता है। हत्या किसकी कर देता है? मीरान सिराजुद्दौला को पकड़कर हत्या कर देता है। हत्या कर देता है। उसके पश्चात मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, जो 1756 से 1760 तक रहा। एक्चुअली इसको हटाने का, मीर जाफर हटाने का कारण क्या था? जब 1757, गलत हो गया, 1757, जब मीर जाफर 1757 में राजा बना, बंगाल का नवाब बना, तो इसने अंग्रेजों को बहुत सारे रियायतें दे दी। 24 परगना दे दिया, बर्दवान का क्षेत्र दे दिया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दे दिए, और रॉबर्ट और वाटसन को अलग से 20-20 लाख रुपए की उनको सहायता राशि, मतलब वो क्या कहते हैं, प्रदान किया गया, इनाम दिया गया। कहा जाता है कि लगभग 2 करोड़ का इनाम उनको प्राप्त हो गया था 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात। इतना भारी इनाम उन्हें मिल गया था। लेकिन कहा जाता था कि मीर जाफर को एक ऐसी थैली समझ लिए थे, एक ऐसी जादुई थैली समझ लिए थे, जिसमें जब भी हाथ डालो जितना मन चाहे उतना सोना निकाल लो। लेकिन मीर जाफर परेशान हो गया, इनके डिमांड नहीं पूरे कर पा रहा था। जब इनके डिमांड नहीं पूरे कर पा रहा था तो ब्रिटिशों को लगा अब इसको हटाकर किसी और को बैठाया जाए। तो जब इसको हटाकर किसी और को बैठाया जाए तो मीर जाफर के दामाद, मतलब जो घटना मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ किया था, जो विश्वासघात इनके साथ हुआ था, वही विश्वासघात इनका दामाद इनके साथ मीर कासिम करता है। अब प्लासी के युद्ध के बाद हम देखेंगे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। तो बक्सर के युद्ध की भी पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी पृष्ठभूमि का कोई युद्ध होता नहीं है। तो इसकी भी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है जब 1760 में मीर जाफर के हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसको? 1761 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1761 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो ये भी खुश हुए, चलो हम भी बंगाल के नवाब बन गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बहुत सारा क्षेत्र दान कर दिया, लगभग 50 लाख की इन्होंने भी संपत्ति दे दी। जब ये दे दिए तो फिर ये भी तंग आ गए। क्योंकि ये तंग कैसे आ गए कि ये चाहते थे कि ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हमारे साम्राज्य में ना हो। ब्रिटिशों को 1717 का जो फरमान मिला है उसके अकॉर्डिंग काम करें। लेकिन ब्रिटिशों की धूर्तता की चाल थी। वो क्या करते थे कि जो 1717 का फरमान मिला था, जो उनको चार्टर जो उनको मिला था, तो उसको वो दूसरों को भी दे देते थे। ब्रिटिशों को अब खुद तो पहले कंपनी यूज करती थी, कंपनी के बाद ये खुद यूज करते थे, और उसके बाद वो भारतीयों को भी बेचने लगे, जिससे
मीर कासिम को राजस्व नहीं मिल पाता था। जब मीर कासिम को राजस्व नहीं मिल पाता था तो साम्राज्य किस तरीके से चला है? समाज में गड़बड़ियां व्याप्त हो गई। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पे थे जिससे ब्रिटिशों ने अपना अधिकार एकाधिकार कर लिया था। अब बहुत सारे थे जिनमें वो अपना अधिकार मांगते थे कि ये व्यापार में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, ये व्यापार सिर्फ हम करेंगे, उसमें भारतीयों का कोई नहीं। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये हो गया था, बहुत सारी घटना। कई बार मीर कासिम ने लेटर लिखा, लेटर ये लिखा कि आपके जो भद्रजन हैं वो हमारे अधिकारियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं, बिना वजह एक एक रुपए के लिए उनको सजा दे देते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं, कोड़े लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो फिर क्या होता? तो बक्सर का युद्ध, तो बक्सर की युद्ध बात देखते हैं क्या थे, प्लासी की बात। बंगाल पर अंग्रेजों का पकड़ बन जाता है, वो एक अधिकार कर लेते हैं, और वो अब बंगाल क्या पूरे भारत पर अपना दावा घोषित करने लगते हैं। देखते हैं किसी टाइम पे वो, इसके बाद से वो मराठों से लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे फ्रेंच कंपनी पूरी तरीके से बाहर चली गई। अब देखते हैं 1760 और 1763 की घटनाओं की बात की जाए तो बंगाल में एक खुली निर्लज लूट, एक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार उन्होंने कहा कि बंगाल में अब भारतीय खुली लूट शुरू हो गई है। मतलब ब्रिटिश पूरी तरीके से निर्लजता पूर्वक बंगाल को लूट रहे हैं। बंगाल कामधेनु गाय बनी, जितना चाहे ले जाओ। कुप्रशासन शुरू हो गया। भाई कुप्रशासन शुरू है जब राजा के नवाब के पास राजस्व नहीं है तो अपने सैनिकों को क्या देगा, वो अपने अधिकारियों को क्या देगा। अब जब कोई सैनिक अधिकारी वेतन नहीं पाएगा तो अपना कार्य ठीक तरीके से क्यों करेगा, वो भी लूटपाट शुरू कर देगा, वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हुआ। मीर जाफर को गद्दी मिली, मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को जब गद्दी मिली तो भाई आप बनोगे, अगर हम आपको कुछ बनाएंगे तो आप हमें कुछ उपहार दोगे। तो उन्होंने भी कहा भैया ले लो, आप भी कुछ बर्दवान दे दिया, ले जाओ। चिटगांव दे दिया, ये भी ले जाओ। बर्दवान, चिटगांव, चटगांव, चिटगांव, और तीसरा एक दिया था मिदनापुर, मिदनापुर दे दिया, भैया ले जाओ। ये ये आपको दे देते हैं, आप यहां से राजस्व वसूलो, आप यहां पे जो मन में आए वो करो। फिर क्या दिया? सिलाहट का चूना व्यापार, चूना व्यापार में 50% हिस्सा, 50% हिस्सेदारी, पूरा सब कुछ दे दिया भाई, कुछ छोड़ा नहीं। लोक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। खुशी में दे रहे हैं सब। सेना का आधुनिकीकरण, फिर राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा, मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मतलब 1761 में मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने बर्दवान, चिटगांव, मिदनापुर की जो राजस्व थी या जो थी उसको दे दिया ब्रिटिशों को। सिलाहट का चूना व्यापार में 50% दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि मीर कासिम बंगाल का ऐसा नवाब था जिसने सबसे ज्यादा लोक व्यवस्था का कारण सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति था, कहा जाता है। लोक व्यवस्था पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया, कुशल प्रशासन व्यवस्था शुरू किया, सेना का आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण का मतलब सेना को सुसज्जित लैस किया, समय समय पर वेतन देना शुरू किया, सब कुछ। राजधानी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश हो गए तो उन्होंने कहा भाई अब मुंगेर ट्रांसफर कर लेते जहां से ब्रिटिशों की हस्तक्षेप हमारे राज्य में कम से
कम हो। एक चीज और था भैया, अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए ना, तो मीर जाफर को 15,000 पेंशन दे दिया। पेंशन किसको? मीर जाफर को। भाई कोई कर्मचारी किसी पद से रिटायर होगा तो उसे पेंशन चाहिए, तो 15,000 इनको पेंशन दे दिया। भैया पेंशन तो लेके पड़े रहो, अब हमसे कुछ बोलना नहीं। क्लीन करें वाला तो इनको कहा भाई ये हो गया। 1762, 1762 वेंसटार्ट जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1760 में रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है। वेंसटार्ट। एक संधि होती है मीर कासिम से, मीर कासिम से एक संधि होती है कि कि हमको पूरे कलकत्ता में चुंगीकर से छुट्टी चाहिए, पूरे कलकत्ता में चुंगीकर से छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन उसको वो हटा देते हैं। और ब्रिटिश कंपनी तो वैसे भी जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जब जो ब्रिटिश कंपनी थी वैसे भी नहीं देते थे चुंगीकर। तो मीर कासिम ने बंगाल की जनता पर रहम दिखाते हुए, बंगाल की जनता पर रहम दिखाते हुए उनके व्यापार को भी कर मुक्त कर दिया। कर मुक्त। बंगाल की जन व्यापारी, बंगाली व्यापारी लिख दो यार, जो भी व्यापारी है, भारतीय व्यापारी को कर मुक्त कर दिया। अब वो भी बगैर मुक्त है। इससे क्या हो गया? ब्रिटिशों का हान हो गई। ब्रिटिशों का हान यूं हो गया क्योंकि जब बंगाल के व्यापारियों पर कर लगता था तो इनका सामान महंगा बिकता था और ब्रिटिशों का सामान सस्ता बिकता था। जब बंगाल के व्यापारियों को कर मुक्त दे दिया गया तो बंगालियों का सामान, जो बंगाली व्यापारी, जो बंगाल के व्यापारी थे, उनका सामान सस्ता हो गया, उनके बराबर में हो गया। तो सामान को किसका खरीदा जाए? तो अब वो जो उनको 1717 का फरमान मिला था उसको तो दुरुपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसी दुरुपयोग को करने के लिए 1764 के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब क्या होता है, बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो बक्सर के युद्ध में तीन, अब भाई मीर कासिम को हटा दिया जाता है। मीर कासिम को हटा के फिर 1700 उनको मीर जाफर को ही बैठा दिया जाता है 1764 में, 63 में। जब 1763 में फिर से मीर जाफर को बैठा दिया जाता है तो मीर कासिम जब बंगाल से भागता है तो जाता कहां है? अवध जाता है। अवध में एक और भागा हुआ सम्राट आके रहता है, मुगल सम्राट शाह आलम। तो इस तरीके से 1764 की जो लड़ाई होती है, जो 1764 का लड़ाई होता है, बक्सर का युद्ध, वो होता किसका मध्य है? एक मीर कासिम, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा बंगाल, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट, ये भी आके इलाहाबाद में रह रहे हैं। और तीसरा, जिसके पास अपना साम्राज्य है, जीता तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, हारने के बाद गंवाने वाला है, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। वर्सेज ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश कंपनी में देखें 1764 के युद्ध में कौन ब्रिटिशों की तरफ से सेनापति है? हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मनरो या मुनरो दोनों लिखा जाता है। और फिर देखते हैं मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला जो तीन शक्तियां थी मिल के लड़ती हैं, लेकिन अंततः विजय अंग्रेजों का होता है। ब्रिटिश क्या हुए? जीत गए। जब ब्रिटिश जीत जाते हैं तो 1765 में नजमुद्दौला, क्योंकि उसके बाद मिर्जाफर हो जाता है टपक, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध लड़ने के पश्चात मीर कासिम हार जाने के बाद 1765 में नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे तरीके से बंगाल पर, बंगाल का मतलब बिहार, उड़ीसा, असम, उड़ीसा मराठों के हाथ में था फिलहाल, उड़ीसा, क्योंकि हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान 1731 में वो संधि कर लेता है और उड़ीसा और 12 लाख रुपए मराठों दे देता है, मतलब तो बिहार, असम, बंगाल, आज का जो आधुनिक पश्चिमी बंगाल है, जो बांग्लादेश है, पूरा क्षेत्र ब्रिटिशों के हाथ में आ जाता है। फिर 1665 में रॉबर्ट क्लाइव फिर इंग्लैंड से भारत आता है और वह भारत में दो संधियां करता है, जिसे एक इलाहाबाद की संधि और दूसरा बनारस की संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1765 में दो संधि का इलाहाबाद की संधि के नाम जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन, बंगाल पर द्वैध शासन, क्योंकि निजामत नवाब के हाथ में और राजस्व ब्रिटिश के हाथ में। तो आगे का जो अगला सेगमेंट होगा उसमें आपको इलाहाबाद की संधि, उस संधि के क्या प्रावधान थे उसके बारे में बताएंगे, फिर किस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ और किस तरीके से द्वैध शासन समाप्त हुआ, इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर कंटेंट आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से जो इंप्रूवमेंट करना होगा, जो कुछ गलतियां रह गई होंगी, उसको देख के दूर करने का प्रयास किया जाए, उसको दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।